ज्योग्राफी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक वीडियो के बारे में जाना था मानव भूगोल की मीनिंग और उसके डेफिनेशन के संबंध में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप के संबंध में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मानव भूगोल की नींव 19वीं शताब्दी के मध्य में रखी गई थी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर फ्रेडरिक रेडजेल ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों का अध्ययन करते हुए पृथक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव भूगोल को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका अदा की, जिसमें उन्होंने मानव तथा मानव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया था। उसके बाद यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी से निकल करके मानव भूगोल की यह धारा कालांतर में यूएसए, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की इमारत को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में भूगोलवेताओं के विचारों में पर्याप्त भिन्नता, असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि मानव भूगोल के विकास से लेकर के वर्तमान तक नवीन तथ्यों का समावेश हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक भी है कि हर विद्वान ने अपने समय काल के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विस्तार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानने हेतु सबसे पहले हमें इन्हीं मानव भूगोलवेताओं के विचारों को जानना बहुत महत्वपूर्ण भी है, और इसी क्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे फ्रांस के सुप्रसिद्ध मानव भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास के बारे में। विडाल डी ला ब्लास को आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। उनके द्वारा लिखित प्रिंसिपल द ज्योग्राफिक ह्यूमने नामक पुस्तक 1922 में प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल के 3 प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया है। पहला है जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व, और तीसरा यातायात के साधन। इसी पुस्तक में ब्लांस महोदय ने संक्षिप्त रूप से मानव की प्रजातियों, उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न आविष्कारों, जीवन के विभिन्न प्रकारों, मानव सभ्यता और नगरों के अध्ययन को भी इन्होंने शामिल किया है। अब हम इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मानव भूगोल को खड़ा करने में जर्मनी के बाद फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसी कड़ी में हम विडाल डी ला ब्लास के बाद में फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन्स ब्रुन्स की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के 2 प्रमुख तथ्यों को उजागर किया था। पहला, उन्होंने बताया सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण किया था। सभ्यता के विकास के आधार पर जीन्स महोदय ने मानव भूगोल को 4 मुख्य भागों में विभक्त किया था, जिसमें पहला है
अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। इसमें उन्होंने भोजन, वस्त्र और आवास पर बल दिया, और ये तीनों ही मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है। ब्रूंस महोदय ने सभ्यता के विकास का दूसरा भाग बताया था भूदोहन का भूगोल। इसमें उन्होंने मानव की आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से शामिल किया था, जिसमें पशुपालन, कृषि, खनन, औद्योगिकरण इत्यादि मानवीय गतिविधियों और उनकी क्रियाओं को शामिल किया था। तीसरा भाग उन्होंने बताया था सामाजिक भूगोल। इसमें उन्होंने मानव के सामाजिक पक्षों का विशेष रूप से अध्ययन किया था, और उन्होंने मानव की अंतर्निर्भरता, उनकी सहकारिता, श्रम विभाजन, नागरिक व्यवस्था का विशेष रूप से अध्ययन किया था। जीन्स ब्रूस महोदय ने चौथा जो उपभाग बताया था वह बताया था राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। इस शाखा में उन्होंने राजनीतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का भौगोलिक तथ्यों के साथ में विवेचन किया था। जीन्स ब्रूस महोदय ने मानव भूगोल का जो एक दूसरा मुख्य भाग बताया था वो था यथार्थवादी वर्गीकरण। यथार्थवादी वर्गीकरण में उन्होंने दो उपभाग बताए थे, जिसमें पहला था मिट्टी के उत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य है, विशेष रूप से ये पढ़ा जाना चाहिए। इसमें उन्होंने शामिल किया दो मुख्य वर्ग बताए थे, एक हाउस और दूसरा हाईवेज को बताया था। इस तथ्य में उन्होंने गृह और राजमार्ग को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि गृह और राजमार्ग इनमें प्रयुक्त भूमि का उत्पादन में सक्रिय योगदान नहीं होता है, अतः ब्रूस ने इन्हें अनुत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा है। और इसी का उन्होंने दूसरा वर्गीकरण किया था पौधों एवं पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। इसमें भी उन्होंने दो वर्ग बताए थे, एक वर्ग था कृषि का और दूसरा था पशुपालन से संबंधित। ब्रूस महोदय ने कृषि को प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशुपालन को जंगली पशुओं पर मानव की विजय का एक तरह से सिंबल माना था, और इसी आधार पर उन्होंने कृषि और पशुपालन को मानव की विजय संबंधी तथ्य के रूप में उन्होंने शामिल किया था। एक और तथ्य उन्होंने जो तीसरा और उनका सबसे महत्वपूर्ण मानव भूगोल के विभाजन से संबंधित था वो था विनाशकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य था। इसमें भी उन्होंने दो उपभाग किए थे, जिसमें पहला था खनिज संपत्ति का शोषण और दूसरा था पौधों एवं पशुओं का विनाश। ब्रूस ने मानव की विनाशकारी आर्थिक क्रियाओं को इकोनॉमिक प्लंडर की संज्ञा दी है, यानी कि आर्थिक लूट कहा है उन्होंने मनुष्य मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर उपलब्ध मानवीय संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया था, इसीलिए उन्होंने इसे आर्थिक लूट की संज्ञा दी। और इस आर्थिक लूट के आधार पर विश्व में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया गया था, उस अर्थव्यवस्था को जीन्स ब्रूस महोदय ने लुटेरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। ब्रूस महोदय ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में कुछ नए तथ्यों को शामिल किया था, और उसमें एक था प्रादेशिक भूगोल और दूसरी थी
मानव जातियाँ। ये दोनों तथ्य उन्होंने अपनी पुस्तक के अंत में शामिल किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमेरिका के सुप्रसिद्ध ज्योग्राफर एल्सवर्थ हंटिंगटन का। अमेरिका के सुप्रसिद्ध ज्योग्राफर हंटिंगटन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पुस्तक के माध्यम से हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया था, जिसमें पहला भाग जो उन्होंने बताया वो थी भौतिक दशाएं, यानी कि फिजिकल कंडीशंस। इसमें उन्होंने जो शामिल किया था वो था भूमंडल पर स्थिति, स्थल रूप, जलाशय, मिट्टी, खनिज तथा जलवायु। इन समस्त तथ्यों को उन्होंने भौतिक दशाओं में शामिल किया था। उनका जो दूसरा विभाजन था वो था जीवन के प्रकार। हंटिंगटन महोदय ने पृथ्वी पर केवल मनुष्य को ही जीवित प्राणी नहीं माना, बल्कि उन्होंने पौधे और पशुओं को भी इस श्रेणी में माना और उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंग के रूप में किया और शामिल किया इस तथ्य को। तीसरा जो उन्होंने बताया वो था मानव की प्रतिक्रियाएं। ये उनका मानव भूगोल में और उसके विषय क्षेत्र के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विभाजन माना जाता है। इस विभाजन को इसमें इन्होंने 4 प्रमुख और 21 उप विभाग बताए हैं कि मानव की आर्थिक क्रियाएं किस किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। जो 4 उन्होंने बताए थे प्रमुख भाग, उसमें पहला भाग है भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं जो मनुष्य की हैं, इसमें उन्होंने मनुष्य की जो बताई है भौतिक आवश्यकताएं, वो मुख्य रूप से 5 भौतिक आवश्यकताओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, औजार और यातायात के साधनों को इन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया गया है, इन 5 तथ्यों को। दूसरा जो हंटिंगटन महोदय ने प्रमुख विभाजन किया था, जो उनके 4 प्रमुख विभाजन थे, उसका दूसरा भाग था प्रमुख व्यवसाय, मानव के द्वारा किए जाने वाले फंडामेंटल ऑक्यूपेशन के बारे में। और एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने इस वर्ग के अंदर मानव द्वारा किए जाने वाले कुल 8 प्रमुख व्यवसायों को शामिल किया था, जिसमें आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, खनन, विनिर्माण उद्योग और वाणिज्य को इन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया था। हंटिंगटन महोदय ने जो तीसरा प्रमुख उप भाग बताया था, प्रमुख भाग बताया था, वो थी कार्यकुशलता, मनुष्य की कार्यकुशलता या उसकी एफिशिएंसी। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है, क्योंकि मनुष्य की जब तक कार्यकुशलता नहीं बढ़ेगी तब तक वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान को पूर्ण रूप से नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने मनुष्य की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु जो 3 प्रमुख तथ्य बताए हैं, वो है स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन को उन्होंने मनुष्य की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उपयोगी माना है। और इसी क्रम में उनका जो चौथा प्रमुख भाग था वो उच्चतर आवश्यकताएं, यानी कि हायर नीड्स। मनुष्य की आवश्यकताएं उनके पृथ्वी पर उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक निरंतर बढ़ती रही है। और सबसे पहले हंटिंगटन महोदय ने ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव की इन्हीं उच्चतर आवश्यकताओं को शामिल किया था। और इस श्रेणी में उन्होंने कुल मिलाकर के जो तथ्य शामिल किए थे वो 6 थे, 6 उपभाग थे, जिसमें सरकार, शिक्षा,
विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य को उन्होंने शामिल किया था। इस प्रकार हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की विषय वस्तु में मानव की कार्य कुशलता एवं उनकी उच्चतर आवश्यकताओं को शामिल करके उसे व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। इसलिए हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को नवीन ढंग से परिभाषित कर उसे अपरिमित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो काम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के लिए हंटिंगटन महोदय ने किया था, वो उससे पहले किसी ज्योग्राफर ने नहीं किया, क्योंकि हंटिंगटन महोदय ने ही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को एक विस्तार प्रदान किया था। इसी क्रम में हम प्रसिद्ध अमेरिकी ज्योग्राफर्स की बात करेंगे, फिंच एंड ट्रिवार्था की। इन दोनों ने भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को आकार और विस्तार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिकी ज्योग्राफर वीसी फिंच एवं जीटी ट्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल एंड ह्यूमन में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। और उनका जो पहला भाग था वो था इनका फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि प्राकृतिक तत्व। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया गया है पृथ्वी पर जो भूविन्यास है, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, जलाशय और जीव जंतुओं को इस भाग में उन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया था। इनका जो दूसरा प्रमुख भाग था वो था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इस भाग में फिंच और ट्रिवार्था महोदय ने जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के घनत्व, माइग्रेशन तथा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया था। और उनका जो तीसरा प्रमुख विभाजन था वो था कल्चरल एलिमेंट्स। इस भाग में उन्होंने अधिवास, जो कि मानव अधिवास से संबंधित है और मानव अधिवास में नगरीय और ग्रामीण अधिवास दोनों शामिल हैं, कृषि, विनिर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया था। अब हम इन मानव भूगोलवेताओं के विचारों को जानने के बाद और मानव भूगोल से संबंधित विषय क्षेत्र पर उनके विचारों को जानने के बाद में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल है। हम एक सामान्य दृष्टिकोण के रूप में इसे देखना चाहेंगे। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है। इसलिए अब हम देखेंगे कि मानव भूगोल में किन किन चीज़ों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। तो विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अपने अपने ढंग से विभाजित करने का प्रयास तो किया है, किंतु मानव भूगोल के मौलिक पक्ष मनुष्य एवं पर्यावरण दोनों गतिक और परिवर्तनशील है। अतः मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में समयानुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक भी है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं और वे ये भाग हैं जिसका अध्ययन वर्तमान समय में मानव भूगोल की परिधि के अंतर्गत किया जाता है। इस विभाजन की जो पहली कड़ी है जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है वो प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाओं के बगैर
मानवीय दशाओं की कल्पना करना मुमकिन है। इसलिए प्रकृति और मनुष्य के बीच में समन्वयात्मक अध्ययन ही मानव भूगोल का मूल उद्देश्य है। इसलिए जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का जो पहला पॉइंट है वो है प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक दशाओं में क्या क्या शामिल किया जा सकता है? स्थानिक संबंध, भूविन्यास, जलवायु, जल भंडार, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि के वितरण से संबंधित अध्ययन भी मानव भूगोल का एक हिस्सा है। और इन प्राकृतिक दशाओं के साथ मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का जो दूसरा सबसे ब्रॉड एरिया हो सकता है वो है मानव पर्यावरण संबंध, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध कैसे हो सकते हैं, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। पहले कि भूगोल में जितनी भी संकल्पनाएं प्रचलित है मानव भूगोल की, उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि नियतवादी संकल्पना, संभववादी संकल्पना, नवनियतवादी संकल्पना इत्यादि का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा, मानव भूगोल के अध्ययन से संबंधित जितने भी अप्रोचेज है, जैसे कि इकोलॉजिकल अप्रोचेज, स्पेशल अप्रोचेज, बिहेवियरल अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इन समस्त अप्रोचेज का जो स्टडी की जाती है वो इसी मानव भूगोल के अंतर्गत की जाती है, मानव पर्यावरण संबंधों के तहत। जो तीसरा मानव पर्यावरण संबंध का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जो मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। इन समस्त संकल्पनाओं, उपागम तथा सिद्धांतों का अध्ययन मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इन के बगैर मानव भूगोल के अध्ययन की शुरुआत करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो शुरुआत में ही मानव भूगोल की संकल्पनाएं और मानव भूगोल से संबंधित उपागम और मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं, और ये मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल हैं। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मानव की आर्थिक क्रियाएं। पृथ्वी पर मानव के विकास से लेकर के वर्तमान समय तक मानव ने अपनी आर्थिक क्रियाओं को एक विस्तृत रूप दिया है, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को, यानी कि मानव द्वारा जितने भी आर्थिक गतिविधियां की जाती है उनको हम ब्रॉडली 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग है मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्राथमिक क्रियाएं। मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती है जो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हैं? जैसे शिकार करना है, मछली पालन है, वनोत्पादन है, पशुपालन है, लकड़ी काटना, खनन, उत्खनन, कृषि। इन समस्त क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के शुरुआत में ही मानव ने इन क्रियाओं को सर्वप्रथम शुरू किया था। इसीलिए हम इन्हीं क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। इन प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को हम रेड कॉलर एक्टिविटीज भी कहते हैं, और इन आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने वाले व्यक्तियों को, मजदूरों को हम रेड कॉलर श्रमिक, लेबर भी कहते हैं, रेड कॉलर लेबर। मानव की आर्थिक क्रियाओं का जो दूसरा भाग है वो है, उसकी प्रमुख है सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी कि उसकी द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं में वो शामिल है जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं
के गुण और धर्म में परिवर्तन करके नवीन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, उन चीज़ों को हम द्वितीय क्रियाओं में शामिल करते हैं, जिसमें शामिल है विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, निर्माण कार्य, ऊर्जा उत्पादन। इन समस्त क्रियाओं को हम मानव की द्वितीय या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम ब्लू कॉलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, और इन क्रियाओं में शामिल लेबर्स को हम ब्लू कॉलर लेबर कहते हैं। मानव की जो तीसरी प्रमुख आर्थिक क्रिया है उसको हम कहते हैं तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं में परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य तथा विभिन्न सेवाएं जैसे कि शिक्षा है, प्रशासन है, चिकित्सा है, मनोरंजन है, प्रतिरक्षा है, इत्यादि को हम इसमें शामिल करते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं को हम पिंक कॉलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं में शामिल लोगों को, यानी कि जितने लोग इन आर्थिक क्रियाओं को करते हैं और शामिल होते हैं, उनको हम पिंक कॉलर लेबर कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का चौथा प्रमुख विभाजन है वो है चतुर्थक व्यवसाय। इन व्यवसाय में हम उच्चतर तकनीकी सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रशासनिक सेवाएं, शोध कार्य और मैनेजमेंट को शामिल करते हैं। इन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं, जो भी ये मानवीय आर्थिक क्रिया है, उनको हम वाइट कॉलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इन वाइट कॉलर एक्टिविटीज़ को करने वाले लोगों या श्रमिकों को हम वाइट कॉलर लेबर कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम और पांचवा भाग है वो है पंचमक क्रियाएं, और इनमें हम अति विशिष्ट सेवाओं को शामिल करते हैं। और ये वर्तमान समय में, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, इस युग की ये सेवाएं हैं। इन सेवाओं में शामिल सेवाएं हैं वो है उच्च स्तरीय प्रबंधक शामिल हैं, प्रशासक शामिल हैं, वैज्ञानिक, वित्तीय और कानूनी सलाहकार से संबंधित सेवाएं इसमें शामिल हैं। और इन सेवाओं की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये समस्त सेवाएं अत्याधुनिक सुसज्जित कार्यालयों से संचालित होती हैं, और इन सेवाओं में संलग्न लोगों को गोल्ड कॉलर लेबर कहते हैं। और इन क्रियाओं को हम गोल्ड कॉलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो ये मानव की प्रमुख 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में जो चौथा प्रमुख भाग है वो है आवास, मानव से संबंधित आवास, जिसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहली है जनसंख्या। जनसंख्या में हम जनसंख्या के वृद्धि को शामिल करते हैं, जनसंख्या के वितरण को शामिल करते हैं, जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या यानी कि मानव आबादी के प्रवास से संबंधित घटकों का अध्ययन हम आवास के तहत करते हैं। और दूसरा जो आवास का प्रमुख भाग है वो है अधिवास, सेटलमेंट्स। और इस सेटलमेंट्स में हम ग्रामीण और नगरीय दोनों अधिवासों को शामिल करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का 5वां और महत्वपूर्ण जो भाग है वो है समाज और संस्कृति। इस भाग में जिन जिन तथ्यों को, फैक्ट्स को हम शामिल करते हैं वो फैक्ट्स है मानव प्रजाति, विभिन्न प्रकार की मानव प्रजातियां जो पूरे विश्व में पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। कला एवं साहित्य, विज्ञान का विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं, संस्कृति और सांस्कृतिक प्रदेशों का विशेष रूप से अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामान्य रूप से यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या हो सकता है, तो हम इन 5 प्रमुख चीज़ों को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं, जो कि पूर्व में
जितने भी ज्योग्राफर्स थे उन्होंने जो जो बातें बताई वो उन समस्त चीज़ों का निचोड़ इसमें शामिल किया गया है। अंत में निष्कर्ष कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है और जो हमने अध्ययन अभी तक इस वीडियो के माध्यम से किया है, तो उसका निष्कर्ष क्या है, वो यह है कि अब तक हमने विभिन्न विद्वानों की जो जो बातें पढ़ी और सुनी, इस बातों से एक बात तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव भूगोल के विकास से लेकर के वर्तमान समय तक इसके अध्ययन क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है तथा भविष्य में मानव के जीवन और पर्यावरण से संबंधित नवीन तथ्यों का समावेश निरंतर होता रहेगा। इसे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे मानव की गतिविधियों का विकास हो रहा है तो मानव भूगोल में नवीन तथ्यों का भी समावेश हो रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल मूलतः एक गत्यात्मक विज्ञान है तथा इसके अध्ययन क्षेत्र में अग्रगामी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से और संक्षिप्त रूप में मानव भूगोल के स्कोप यानी कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश की है। आगे की वीडियो में हम मानव भूगोल से संबंधित और तथ्यों को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।